Hello students, myself Anita Shokan and today we are discussing about economic planning. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था तो प्लानिंग कमीशन क्या बनाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाता है। तो प्लानिंग इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो टू टाइप्स की होती हैं। एक हमारा होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म को छोटे छोटे हिस्सों में लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर प्राप्त करने का प्रयत्न किए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग सेम रहते हैं, हर योजना का उद्देश्य है वो, लेकिन हर योजना में हम फिर क्या करते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो आज हम करने वाले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास, तो क्या मीनिंग है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का? ग्रोथ ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी की में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो हम हर पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो अलग अलग बेशक हो, लेकिन लॉन्ग टर्म उद्देश्य सभी का एक है कि हमारा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो वास्तव में बढ़नी चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या लेंगे, ये नहीं लेंगे कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय आय के साथ साथ हम क्या लेंगे, ठीक है हम ये मान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लेकिन नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, कई बार राष्ट्रीय आय तो तब भी बढ़ जाती है जब सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़े, प्राइसेस बढ़ जाएं, आउटपुट ना बढ़े। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लेंगे कि पर कैपिटा इनकम हमारी क्या होनी चाहिए, वास्तव में जो हमारी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है वो बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारी कीमतें नहीं, ये पर कैपिटा इनकम किसके कारण बढ़ी है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय लेते हैं तो रियल पर कैपिटा इनकम को हम लेते हैं कि लंबे समय तक इसको बढ़ते होना चाहिए। तो ये वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है तो ये किसके कारण बढ़ेगी, ये बढ़ेगी हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के इंक्रीज होने के कारण, क्योंकि हमने क्या लिया है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम बटा में पॉपुलेशन। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग कर देते हैं तो क्या आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को बढ़ाया जाए। तो देखो एक मॉनेटरी इनकम होती है, दूसरी रियल इनकम होती है। मॉनेटरी इनकम तो क्या होती है, रुपए पैसों में आपको जो मिला वो मनी इनकम होगी। अब दूसरा क्या है हमारा रियल, की जो मौद्रिक आय है उसकी जो क्रय शक्ति है उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक आय। तो यहाँ हम लेंगे, हमें मौद्रिक आय से नहीं पता चलता कि हमारा लेवल ऊपर चढ़ा है या नीचे गिरा है, नहीं, जब हम वास्तविक आय की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तविक आय बढ़ी है तो इसका मतलब हमारा लेवल क्या हुआ, ऊपर हुआ है, वास्तविक आय घटी है तो इसका मतलब हमारा लेवल नीचे गया। अब हम कीमतों के देख लें कि पहले हम कहते हैं कि पहले तो ये इतने रुपए में आता था, अब कीमत इतनी राइज होगी, वही चीज इतनी नहीं, पहले हमारा आउटपुट भी इसी लेवल का था तो इनकम भी तो उसी लेवल की, मनी इनकम, आज मनी इनकम डबल हो चुकी है तो प्राइस के हिसाब से वो लेवल हमारा क्या हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा क्या है, सेम ही रहा। तो यहाँ हम लेंगे, हमारा उद्देश्य है इकोनॉमिक ग्रोथ कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हमारी लगातार बढ़नी चाहिए। वो तभी बढ़ेगी जब हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब क्या है, इस प्रकार से आप लोग 2015, 2016, 2017 यहाँ आउटपुट हमारा 3 था, यहाँ हमारा 6 हो गया, यहाँ हमारा 10 हो गया। तो ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसको कहेंगे। तो देखिएगा पहले हमारा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 3% से 6%, तो 3% इंक्रीज होगा, 6 से 10 फिर हमारा क्या है, 4% इंक्रीज होगा। 2018 की हम यदि हम बात करें तो वो हमारा 16 है, तो यहाँ पर हमारा 6% इंक्रीज हुआ। तो वो लगातार क्या
होता जाता है, हमारा बढ़ता जा रहा है। कौन? हमारे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगातार क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। हमारा उद्देश्य भी ये है कि हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमारा क्या अभिप्राय क्या है कि एक लेखा वर्ष में एक देश की बाउंड्री के अंदर, मतलब घरेलू सीमा में जितनी भी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उससे है, उसको उनके मौद्रिक मूल्य से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है? जीडीपी आ जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। तो यही है कि ये लगातार पहले 3% बढ़ा, फिर 4%, फिर 6%, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है। लेकिन यदि यही ऐसा है कि पहले 3 है, फिर 6 है, 6 के बाद वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 10 की बजाय क्या हो गया? वो 8 हो गया। तो अब देखो, पहले 3%, फिर बढ़ने की तरह 6 से क्या हुआ है? 3 से 2% हुआ है, फिर 8 से हमारा 9 पे गया, फिर 1% हुआ। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। इसको सिर्फ क्या कहेंगे कि इंक्रीज हो रहा है हमारा जीडीपी, ग्रोथ नहीं कहेंगे। ग्रोथ में तो जो परसेंटेज है, अगली परसेंटेज उससे क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा? सिर्फ इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन जीडीपी, कि जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ तब भी जो मैम ने पहले वाला एग्जाम्पल है। तो हमारा हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी को इंक्रीज करना है। सेकंड है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग रन जो हमारा उद्देश्य है वो है हमारा कि फुल एम्प्लॉयमेंट, कि सभी को क्या मिले? पूर्ण रोजगार मिले। तो पूर्ण रोजगार का पहले अर्थ देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट? देखिएगा, मजदूरी की वर्तमान दर पर जितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं और उस पर जो काम करना चाहते हैं कि मैं इतनी वेज रेट है इस पर काम करने के लिए तैयार, उसको मजदूरी की वर्तमान दर पर जितने व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हैं उन सभी को यदि काम मिल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण रोजगार कहेंगे। यानी कह लो अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति, कि अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बेरोजगार नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। कई बार क्या होता है, मजदूरी की वर्तमान दर पर काम मिल रहा है और व्यक्ति अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, वो तो हम कहेंगे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट में ही शामिल उसका किया जाता है। तो हमारा उद्देश्य हर पंचवर्षीय योजना का अलग अलग लगाओ, या लॉन्ग रन उद्देश्य तो क्या है? सभी लोगों को पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, की इकोनॉमी में जो लोग काम करना चाहते हैं सभी को रोजगार मिले। तो हर पंचवर्षीय योजना में उसके हिसाब से फिर हम छोटे ऑब्जेक्टिव में बांटकर शॉर्ट टर्म इसमें इतने को रोजगार दिया, रोजगार देते भी हैं। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि झूठ बोल रहे, रोजगार देते बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। भाई क्या है, जितनों को रोजगार देते हैं जनसंख्या उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है? माइनस में, नेगलेक्ट कर देती है बढ़ती हुई जनसंख्या रोजगार को। 2 करोड़ हम क्या कहेंगे कि हमारा 2 करोड़ लोगों को एक पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया? रोजगार दिया। लेकिन जनसंख्या तो 5 करोड़ बढ़ गई, तो 3 करोड़ लोग फिर भी हमारे बेरोजगार हो। तो इस प्रकार से हम हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य और एक लॉन्ग रन उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को पूर्ण रोजगार मिले, और उस बड़े से ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हर पंचवर्षीय योजना में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में जितनी भी हमारी 5 ईयर प्लान बनी है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुके हैं, 13वीं चली हुई है। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में हमारा उद्देश्य यही होता है कि सभी लोगों को पूर्ण रोजगार मिले। तो दीर्घकालीन उद्देश्य कि लंबे समय में हम सबको क्या दिला देंगे? पूर्ण रोजगार दिलवा देंगे। तो ये उद्देश्य है। अब थर्ड है हमारा सेल्फ इंडिपेंडेंस, सफिशिएंसी लिख सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस या सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसका मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता। तो हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा कि हम किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें, हम क्या बने? आत्मनिर्भर बने। तो हर पंचवर्षीय योजना का छोटा छोटा उद्देश्य भी रहा, और लॉन्ग टर्म उद्देश्य हमारा यही है कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव है सारी पंचवर्षीय योजनाओं का जो एक है वो यही है कि सभी लोग क्या वो किसी दूसरे की तरफ मुंह न देखें, बल्कि क्या बने? हर चीज में आत्मनिर्भर बने। मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता शब्द की जब भी बात की जाती है तो वो बात होती है फूड ग्रेन की, कि कम से कम हम
फूड ग्रेन में तो क्या हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। हमें किसी दूसरे की तरफ मुंह ना ताकना पड़े कि हमारी प्लेट में खाना तब आएगा जब दूसरे में देंगे, नहीं, हम आत्मनिर्भर हूँ, हम दूसरों को देने लायक बने, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहा। तो आत्मनिर्भरता में इसी के कारण हमने किए भी हैं। 67-68 में हमारी क्या हरित क्रांति आई, तो हम आत्मनिर्भर बने। तो पहले क्या था कि हम थोड़े से भी हमारे पास रिजर्व में अनाज नहीं होता था, तो बहुत रिजर्व में हमारे पास अनाज पड़ा है, कई सालों तक का है हमारे। लेकिन एक बार उस टाइम से क्या होता था कि एक बार अकाल आ गया तो भूख से मरने की नौबत आ जाती थी, गांव के गांव भूख से खाली हो जाते थे, हमारे पास कोई सरप्लस नहीं होता था। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य रहा कि कुछ समय में हम क्या कर लेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, मेनली फूड ग्रेन में, कि हम ऐसे बीजों का HYV बीज का तो हमने प्रयोग किया, हाई यील्ड वैरायटी की ज़्यादा उत्पाद देने वाली वैरायटी का हमने प्रयोग किया और हरित क्रांति आई। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। मुख्य रूप से क्या हुआ था 1965 में जो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें क्या था, हम फूड ग्रेन के लिए डिपेंड थे। किस पर डिपेंड थे, USA पर डिपेंड थे। और जब किसी पर डिपेंड हो और वो हमें आँख दिखा दे तो हमारा चारा नहीं चल रहा, फिर हमें उसकी मांगनी पड़ती है। युद्ध इंडिया मोस्टली जीत ही चुका था, लेकिन उसी टाइम्स क्या कि USA ने कंडीशन लगा दी कि या तो आप वार को स्टॉप बंद कीजिए वरना हम क्या कर देंगे, आपको फूड ग्रेन की सप्लाई बंद कर देंगे। तो हम डर गए। तो वो डर उसने हमें आगे एक सीख दे दी कि अब तो हमें इनकी धमकी के आगे क्या होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। लेकिन इन फ्यूचर ऐसी कोई धमकी नहीं होनी चाहिए जिसका हमें सामना करना पड़े। तो उसके लिए हमने अपनाया कि हम क्या हूँ, सेल्फ सफिशिएंसी हमारे अंदर होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता हमारे अंदर होनी चाहिए। मेनली वो फूड ग्रेन में थी, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरे वस्तुओं के उत्पादन में भी भारत को क्या बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। चाहे वो युद्ध सामग्री हो, चाहे वो हमारे मशीनें हों, तो किसी भी वस्तु को भारत में क्या बनना चाहता है, लॉन्ग रन ये है कि उसमें भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसके बाद हमारा जो है इक्वालिटी, इक्वालिटी किसमें, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी कह सकते हैं कि धन का जो बंटवारा है वो क्या होना चाहिए, हमारा समान होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक डॉक्टर को भी 10,000 रुपये मिले और एक जो मजदूर है सारा दिन मेहनत करता है, तसड़े ढोता है, उसको भी 10,000 मिले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट समाज के हर वर्ग तक जाना चाहिए, गरीब को भी उसमें से हिस्सा मिले और अमीर को भी उसमें से हिस्सा मिले। ये नहीं है कि अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाएं और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाएं, नहीं, उनके बीच की जो खाई है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कि हमारे अमीरों के पास भी होना चाहिए लेकिन गरीब भूखे मरने वाली नौबत ना आए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फलस्वरूप जो प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए। तो मैंने कहा ना, डॉक्टर और हमारे एक मजदूर दिहाड़ी वर्ग का एग्जाम्पल लिया जो रोड़े ढोने का कार्य कर रहा है। अब एक डॉक्टर, वो हम यूँ नहीं कह सकते कि दोनों को इक्वल कीजिए, नहीं, डॉक्टर ने अपनी लाइफ में काफ़ी घंटे पढ़ाई के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, उसने मेहनत की है, बहुत रातें उसने अपनी नींद का त्याग किया है, तो वो बराबर होना तो बात ही नहीं। वो व्यक्ति जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, उसकी और उसकी सैलरी हम इक्वल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं इक्वल नहीं, हमने कहा कि जो बीच की खाई है वो खाई क्या करते हैं, कम कर देनी चाहिए, हमारा मुख्य मकसद ये है। तो उसके लिए क्या करती है सरकार, प्रोग्रेसिव टैक्स इसी ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो एक ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर मान लो क्या लेता है, 3 लाख रुपये ले लेता है और वो ऑपरेशन वो 2 आवर्स में कंप्लीट कर देता है, या हम 1 डे फीस लगा लें, एक डॉक्टर हार्ट सर्जरी वाला है वो 3 या 4 लाख रुपीस एक दिन में कमा लेता है। लेकिन एक वर्कर वो क्या करता है, सारा दिन रोड़े रोने का काम करता है, सारी मेहनत करता है, वो अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कमा सकता इतना, उसकी एक दिन। तो ये क्या है हमारा, ये न्याय संगत नहीं है कि एक रीजनेबल होना चाहिए कि एक लिमिट
के अंदर होना चाहिए, कि दोनों की पे का जो डिफरेंस है वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। ये तो क्या हो गया, बहुत बड़ा गैप हो गया जिसको पार्टी नहीं सकते, लेकिन ठीक है गैप होना चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि एक पूरी लाइफ में भी इतना नहीं गेन कर सकता, एक दिन की आमदनी इतनी है। तो ये कहा गया कि इकोनॉमिक इक्वेलिटी होनी चाहिए, कि उनमें आर्थिक समानता होनी चाहिए, कि जो गेन हो रहा है उसका पूरे का पूरे जो प्रॉफिट है उसका सब में क्या हो हिस्सा मिले। वो ठीक है कि उनका योगदान ज़्यादा उनको थोड़ा ज़्यादा मिले, लेकिन इतना तो सभी को होना चाहिए कि जो हम कह सकते हैं न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो तो वो लोग जो सारा दिन मेहनत करते हैं उनकी भी अच्छे से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक इक्वेलिटी या इक्वेलिटी। तो ये हमारे क्या थे, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्लान, जो हमारी प्लानिंग थी इनके लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद सेल्फ रिलायंस भी हम इसमें हम ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, कि अपने आप से उनको पहचान करवाना, कि हर वर्ग को पहचान करवाना कि आप क्या हो। तो क्या हो, जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल लेते हैं, मोदी सरकार ने लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो पहचान करवाई वास्तव में कि बेटियां क्या हैं। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम उनको ये बताते रहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम उनको ये फील करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप क्या हो, लड़कों से पीछे हो। लेकिन वास्तव में आज लड़कियां क्या हैं, लड़कों से बहुत आगे। वो पहले वाली जो अजम्पशंस थी, जो धारणाएं थी, वो क्या हुई हैं, खत्म हो गई हैं। तो इसमें हम उनको ये क्या करवा रहे हैं, उनको हमें सेल्फ रिलायंस करवाना है कि आप हर कार्य कर सकती हो, आप बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, बेस्ट इंजीनियर का कार्य कर सकती हो, आपकी मैनेजमेंट बेस्ट हो सकती है। तो वो हर फील्ड में लड़कों से कहीं ना कहीं आगे हैं। तो हमें हर चीज, हर वर्ग को ये एहसास करवाना है कि आज आप क्या हो, आजाद हो। तो उन बंधनों को तोड़कर आप क्या कर सकते हो, हर कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है। तो ये दोनों कंडीशन सिर्फ मैंने एक एग्जांपल्स के लिए वुमेन को एग्जांपल्स लिया है। आप बैकवर्ड क्लास का ले सकते हैं कि उनको क्या है, उनका लेवल ऊपर उठाने के लिए, उनको उनके भीतर जो टैलेंट छुपा उसको उभारने के लिए सरकार उनको वजीफा वगैरह दे करके मोटिवेट करती है कि वो भी वो कार्य करें जो दूसरा वर्ग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्लानिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हर प्लानिंग के अलग अलग थे ये करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।